हिंदी के छात्र, अब तक आप प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ते हुए हम इसे कुल 6 व्याख्यानों के तहत पूर्ण कर चुके हैं। आज हम समापन करते हुए इस प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द परिभाषा और क्षेत्र, कुल मिला के यूँ कहें कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, क्या है, अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है और उसके क्षेत्र क्या है। मोटे मोटी तौर पर जिसे प्रयोजनमूलक हिंदी की पहचान कह सकते हैं वो आज हमने पूरी कर ली। इसलिए हम ये 7वां व्याख्यान कुछ सवाल जो परीक्षाओं में संभवतः आ सकते हैं यहाँ देने का और कुछ परिचर्चा करने की कोशिश करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के नाम से कुछ सवाल इस तरह से बन सकते हैं जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ और अभिप्राय, जिसमें हम सबसे पहले प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। जितना आप सुन चुके हो, जितना समझ चुके हो, प्रयोजनमूलक शब्द को सबसे पहले संधि विच्छेद करना, इस बड़े शब्द को तोड़ना और इसके अर्थ निकालना। अब दूसरा सवाल देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ और क्षेत्र। तीसरा देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ परिभाषा और क्षेत्र। चौथा हो सकता है प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ परिभाषा और साहित्यिक हिंदी से अंतर। ये कुल मिलाकर के कुछ 4-5 तरह के सवाल हो सकते हैं। इन सब में एक कॉमन सामान्य सी बात है, वो ये है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ और अभिप्राय हमें ठीक से आना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी, इन 3 शब्दों पर गौर करते हैं। पहले प्रयोजनमूलक हिंदी, इस शब्द को तोड़ते हैं। प्रयोजन प्लस मूलक, जो प्रत्यय लगा करके पूर्ण हुआ है। प्रयोजन यानी हम सुबह से शाम तक या तो किसी प्रयोजन से काम करते हैं या निष्प्रयोजन अगर होगा उसे हम बेकाम, निरर्थक और आवारागर्दी करना कहते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो आपका प्रयोजन है शिक्षा अर्जित करना। क्यों करना, इसके कई तरह से सवाल हो सकते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका प्रयोजन है, उसको स्पष्ट कीजिए। किस प्रयोजन से? सबसे सवाल अगर हम करेंगे तो सबसे अधिकांश बच्चे ये कहेंगे नौकरी पाना। बहुत कम होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए। और भी आगे बढ़कर के कहेंगे व्यक्तित्व बनाने के लिए। मूलतः शिक्षा का सिद्धांततः
यही पहलू रहा है कि इसे अर्जित करने के बाद व्यक्ति विशेष बनता है, उसका व्यक्तित्व बनता है। बिना शिक्षा के वो जानवर के समान होता है। तो प्रयोजन हर आदमी का होता है। यह प्रयोजन किसका हुआ? हिंदी का। हिंदी जो बोली जा रही है वो हिंदी प्रयोजन विशेष से बोली जाएगी। प्रयोजन मूलक हिंदी, इस तरह से ये 3 शब्दों से मिलकर के बना शब्द प्रयोजन मूलक 2 से, और तीसरा जो जुड़ा हुआ है हिंदी, कोई भी माध्यम हो सकता है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी की प्रयोजन मूलकता देख रहे हैं। ठीक। अर्थ हमें बताने के बाद कुछ चंद परिभाषा दे देनी है और इसके 5-6 क्षेत्र जो बताए गए हैं उसे आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे उदाहरण दे दे करके। इस तरह से क्षेत्र जो हाल ही में हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था उसे पुनः हम याद कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हिंदी जब कहा जा रहा है तो भाषा हुई, और साहित्यिक हिंदी जब कहा जा रहा है तो वो हिंदी भाषा का साहित्य। दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ हिंदी महज माध्यम है, प्रयोजन मूलक हिंदी में भाषा प्रमुख है और उस भाषा की एक खास विशेषता, खास पहचान मद्देनजर रखते हुए हम आगे कदम बढ़ाते हैं। इस तरह से साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में आप अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में मोटा अंतर जो दिखाई देता है, अगर आप समझ गए होंगे, तो वो है प्रयोजन मूलक हिंदी जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अंदाज में कुछ खास शब्दों के माध्यम से बोली जाती है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाएगा। इससे भी बात नहीं समझ आती तो ये कहेंगे, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, प्रोक्ति। इन पर भी छोटे सवाल बन सकते हैं। दूसरा, प्रोक्ति के आधार। तीसरा, दसरोपा। अब ये बेहद पारिभाषिक शब्द है और इनको सुनते ही कोई अर्थ दिमाग में नहीं आता। ये कहेंगे कि ये क्या लिख दिया गया है या अनुवाद कर दिया गया है। ये जब तक हम इनके बारे में न बताएं तब तक, या न पढ़ लें तब तक इनके बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। तो पिछली कक्षाओं में आप इन के बारे में समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। इसके बावजूद फिर हम पुनः दोहरा सकते हैं। प्रोक्ति जब कहा जाता है तो ये शब्द रजिस्टर अंग्रेजी में बोला जाता है, उसी का भावानुवाद है, जिसका मतलब होता है वो शब्द पर्टिकुलर जो बार बार आता है। बार बार आने का मतलब जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम करेगा वो उस क्षेत्र से जुड़ करके उस क्षेत्र की प्रवृत्ति के अनुसार बात करेगा।
तो विद्यार्थियों, हम बता रहे थे प्रयोजन मूलक हिंदी के परीक्षा में आने वाले प्रश्न, प्रोक्ति के आधार और 10 रोफा सुनकर के कुछ भी अनुभूति नहीं होती। ये शब्द दरअसल वजूद में नहीं था जब तक कि हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में नहीं जानते थे। ये विषय जब तक इजाद नहीं किया गया तब तक इस शब्द को सुना भी नहीं गया। देखिए, 10 रोपा अगर ये लिख दिया जाए, परीक्षा में आ जाए, इसका मतलब क्या है खोल करके बताएं। इस शब्द का अर्थ बताएं। इस शब्द को पूर्ण करें, यानी ये इसका संक्षिप्त रूप है। 10 रोपा, द से दर्शक, श्रो से श्रोता, पा से पाठक। इसके बारे में हम और आगे अच्छी तरह से विवरण के साथ पढ़ेंगे। दर्शक जो देखता है, श्रोता जो सुनता है, और पाठक जो पढ़ता है। किसको पढ़ता है? किताब को, अखबार को। इस तरह से ये संचार के तीनों माध्यम से ये शब्द बना है 10 रोपा। प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत आप कुल मिलाकर के स्वयं भी 10 रोपा हो और अच्छे 10 रोपा बनने का प्रयास करें। आपने पिछले व्याख्यानों में सुन चुके हैं सामान्य हिंदी से प्रयोजन मूलक हिंदी की भिन्नता। सामान्य हिंदी की तुलना में औपचारिकता अधिक होती है प्रयोजन मूलक हिंदी में। सामान्य हिंदी के वाक्य विन्यास और सतर्कता के चलते भिन्न होती है प्रयोजन मूलक हिंदी। सामान्य हिंदी घुमाव फिराव, अस्पष्ट और संदिग्ध हो सकती है, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसी नहीं हो सकती। साहित्यिक हिंदी के कई आयाम हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र हमने बताए। उसमें से खासकर आपके सामने है व्यापार क्षेत्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, कार्यालय हिंदी, विधि क्षेत्र, सामाजिक, संचार, विज्ञापन आदि। इसी के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी का ये पाठ पूरा होता है और अब हम प्रवेश करते हैं पत्रकारिता में। पत्रकारिता में प्रवेश करने से पहले आप तैयार हो जाएं, सजग सावचेत हो जाएं और हिंदी का मुहावरा जिसे मैं याद दिलाऊं कि गांठ बांध लें कि अब से, आज से आपको कोई एक अखबार का पाठक बनना होगा। 10 रोपा का एक पक्ष पाठक आपको बन करके दिखाना है और जब अगले व्याख्यान में हों सामने, तब आपको ये स्वयं महसूस होना चाहिए कि आप पाठक है एक अखबार के। और अखबार में क्या होता है अगले व्याख्यान में हम अच्छी तरह से भली भांति जान सकेंगे। धन्यवाद।